हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर अभी हम लोग साइंस की क्लास लेकर आएंगे, जो आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का, क्लास 6 से क्लास 10 तक एनसीईआरटी चैप्टर आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो चलिए, आज आपका डे 1। तो आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर से शुरू करते हैं। तो क्लास 8 का पहला चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। तो एनसीईआरटी का जो सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, ये आपके ऑलवेज हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। क्लास 8 से पहला चैप्टर है जिसका नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और इस बार जो 15 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन वहां पर पूछे गए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ने इसका गलत जवाब दिया है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे लोग चैप्टर को, वैसे वैसे मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि फसल का हमें उत्पादन कैसे करना है और उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि फसल उत्पादन करना है, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि फसल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं आप एक मुट्ठी धान लिए और अपने गमले में, एक गमला है छोटा सा, उसमें रोप दिए, तो क्या वो धान की फसल कहलाएगा? तो नहीं, वो धान की फसल नहीं कहलाएगा। क्योंकि फसल कहने के लिए क्या होना चाहिए कि किसी एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए। जैसे कि मान लेते हैं, आप देखते हैं ना कि इस कहता है लोग कि इस बार धान की फसल बहुत हुई है, यानी कि देखते हैं खेतों में तो भाई कितने बीघों में फसल वो रोपी गई है, धान पूरा खेत लहला रहा है, तो वो क्या कहलाती है? धान की फसल कहलाती है। कहते हैं कि इस बार मेरा धान की फसल बहुत अच्छी हुई है, यानी कि 8-9 बीघा में, 1-2 बीघा में रोपा हुआ है वो फसल धान, तो उसे हम क्या कहते हैं? धान की फसल। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जिस मौसम में जो पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसल का वर्गीकरण कहते हैं। देखिए, फसल भी कई तरह के हो सकते हैं भाई। देखिए, पहला तो होता है अन्न की फसल, जिसमें आपका धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सब्जियों की फसल होती है, फलों की फसल भी होती है कि बहुत जगह, बहुत बीघा में हम केले की फसल रोप दिए, बहुत बीघा में हम लीची की फसल रोपे हैं। या फिर हम कह सकते हैं सब्जियों की फसल, बहुत बीघा में हम भिंडी रोपे हैं, बहुत बीघा में हम गोभी रोपे हैं। तो ये सब क्या होता है? फसल होता है। ठीक है, तो देखिए भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह बहुत विभिन्नताएं भी पाई जाती है। फिर भी इतना विभिन्नता होने के बावजूद भी हम मौसम के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? एक आपका खरीफ फसल होता है, दूसरा आपका रबी फसल होता है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपके भी आएगी। ठीक है, बार बार आपके खरीफ फसल और रबी फसल के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये भी पूछे जाते हैं खरीफ फसल का मंथ कब से शुरू होता है और रबी फसल किस मंथ में रोपे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं खरीफ फसल की। तो ये आपका वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन में इसे उगाए जाते हैं। इसका टाइम क्या होता है? जून से लेकर सितंबर तक होता है। इसमें कौन कौन सी फसल रोपी जाती है? तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और इत्यादि। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, खरीफ फसल किसमें? वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। अब एक बात बताइए, वर्षा ऋतु की हम बात करें तो वर्षा में देखते हैं जब बारिश होता है तो अब भाई रोड पर निकलते हैं तो कहीं खड़ा होने का जगह मिलता है? नहीं। ख से खरीफ, ख से खड़ा, और कब? वर्षा में। तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल रोपी जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में कहीं भी रोड पर खड़ा होने की जगह नहीं मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ख से खरीफ, ख से वर्षा ऋतु, सॉरी, ख से खरीफ फसल हो जाएगा, ख से खड़ा रहना कहाँ? तो वर्षा ऋतु में। अब हम बात करेंगे कि वर्षा ऋतु आपका किस महीने से शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जून से सितंबर। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जून की बात करें तो आपको मालूम है कि मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी होता है। गर्मी होने की वजह से आप लोग क्या बनाते हैं? हे भगवान बारिश पड़ जाए। तो जून महीना में बारिश शुरू होता है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर की बात करते हैं। तो अक्टूबर में देखते हैं बारिश ज्यादा होने की वजह से दुर्गा पूजा आता है और उस समय हमें थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली में क्या होता है? ठंडा लगता है और अक्टूबर महीने में ये सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो ये आपका जो वर्षा कहाँ से कहाँ तक होता है? जून से लेकर सितंबर। यहाँ से मई जून में भगवान से मनाते हैं भगवान बारिश पड़ जाए, तो बारिश का मौसम आपका जून से शुरू रहता है और सितंबर तक चलता है, क्योंकि अक्टूबर में आपको ठंडा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु कब से होता है? तो जून से लेकर सितंबर तक। तो याद रखिएगा, कहीं खड़ा होने का जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्षा पड़ रही है। और वर्षा कब से पड़ती है? जून से लेकर सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर में आपको ठंडा देखने को मिलता है और मई में बहुत ज्यादा गर्मी भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका टाइम कब हो गया? जून से सितंबर, वर्षा ऋतु और खरीफ फसल, ये इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप देखिए, बारिश पड़ रही है, तो आपका वर्षा पड़ रही है, गैलरी में आप जाकर क्या करते हैं? मूंगफली खाते हैं, मक्का खाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं रुई,
रुई जो होती है बारिश में भीगने के बाद बहुत क्या होते हैं, हार्ड हो जाता है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। कपास हो गया, सोयाबीन की सब्जी खाते हैं। धान की बात करें तो आप देखते हैं धान की फसल कब रोपी जाती है, जब खेतों में पूरा लबालब पानी भरा हो, यानी कि बरसात का मौसम रहेगा तब देखेंगे कि धान की खेती होती है, लोग जाकर उसमें धान को रोपते हैं। तो धान क्या होता है, ये भी आपको वर्षा ऋतु में होते हैं। तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु, बारिश पड़ रहा है तो आप क्या क्या खाएंगे, आप मूंगफली खाएंगे भाई, मैंने आपको बताया मूंगफली हो गया, आप भुट्टा यानी जिसको मक्का बोलते हैं पका कर खाएंगे। धान आपका होता है वर्षा के मौसम में, सोयाबीन है, कपास है। तो ये सब क्या हुआ, खरीफ फसल का एग्जाम्पल हुआ। अब इसे कैसे याद करेंगे, खरीफ फसल कब से कब होते हैं, तो ख से खरीफ, खरीफ मतलब खड़ा रहना, हमें वर्षा के मौसम में कहीं खड़ी होने की जगह नहीं मिलती है। तो वर्षा ऋतु कब होती है, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है। अब ये वर्षा ऋतु कब होता है, तो मई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप जून से क्या क्या कहेंगे, भगवान बारिश पड़ा दो, तो जून से बारिश पड़ता है और अक्टूबर तक बहुत ठंडी होने लगती है। तो आप सितंबर तक याद रखिए, तो जून से लेकर सितंबर तक आपकी वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में आप मूंगफली खाएंगे, मक्का खाएंगे, धान भी आपका बारिश के मौसम में रोपे जाते हैं। कपास की बात करें, इसके बाद सोयाबीन, ये सभी क्या है, आपके खरीफ फसल के एग्जाम्पल है, मैंने याद करवा दिया। अब देखिए हम बात करते हैं रवि फसल, जिससे हम क्या कहते हैं, देखिए रवि फसल कब होता है, तो रवि फसल आपका विंटर सीजन, जिसे हम शीत ऋतु कहते हैं, विंटर यानी कि ठंडी के मौसम में आपका रवि फसल रोपा जाता है। ये टाइम कब होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और इसमें क्या क्या रोपा जाता है, तो गेहूं रोपा जाता है, चना रोपा जाता है, मटर रोपा जाता है, सरसों और अलसी। अलसी का मतलब समझते हैं, अलसी मतलब तीसी होता है, ठीक है। अलसी जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ऐसे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे इस तरह से रहते हैं, ठीक है, पतले पतले। तो अलसी जिसे हम तीसी कहते हैं, ठीक है, उसे हम उसका नाम अलसी है। यहां तक समझ गए। अब देखिए रवि की बात करें तो रवि नाम का लड़का है, ठीक है। अब वहां पर विंटर सीजन यानी कि अभी भाई आपका जाड़ा का मौसम है, तो अभी जाड़ा का मौसम है, तो रवि नाम का जो लड़का है विंटर सीजन में बाहर नहीं निकलना चाहता है। क्यों नहीं निकलना चाहता, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब ठंडी आपको मैंने क्या बताया कि अक्टूबर से ही शुरू हो जाती है, जैसे कि छठ, दिवाली, दुर्गा पूजा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा लगना शुरू हो जाता है, तो अक्टूबर से शुरू होगा। और वही फरवरी मार्च में क्या है, तो होली देखने को मिलता है, आप लोग होली खेल कर आएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको भी ठंडा का महसूस होता है। तो यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपको ये ठंडी के मौसम महसूस होंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, रवि फसल कब होता है, रवि नाम का लड़का ठंडी के मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपको ठंडी पड़ती है। और ठंडी के मौसम में देखिए क्या क्या रोपा जाता है, इसमें आपका गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा और अलसी हो जाएगा। अगर आप ठंडी के मौसम में भी बाहर निकलेंगे तो खेतों में देखते हैं बहुत सारा सरसों पीला पीला फुलाया रहता है। उसके साथ ही साथ आपको क्या, अलसी, तीसी का फूल फुलाया रहेगा, चना फुलाया रहेगा, मटर फुलाया रहेगा। अभी आप देखेंगे ठंडी के मौसम में 1 जनवरी मनाया है, तो आप देखेंगे गोभी के साथ आप लोग मटर खाए होंगे, क्योंकि इस महीना में क्या है, अभी मटर हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी, ये सभी आपका कब होता है, तो रवि फसल आपका विंटर सीजन में होता है, जो अभी आप ठंडा महसूस कर रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, क्रॉप जो अपना फसल है वो 2 प्रकार का होता है, एक आपका खरीफ फसल, एक आपका रवि फसल। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, जो आपका गर्मी का मौसम होता है, उसमें क्या होता है, दाल रोपे जाते हैं और कुछ आपकी सब्जियां रोपी जाती है, ठीक है। दाल की फसल हो गई, सब्जियों की फसल हो गई, ये आपके गर्मियों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि देखिए यहाँ पर आपने दाल हो गया गर्मी में और सब्जियां हो गया गर्मी में, ठीक है, यानी कि समर सीजन में हो गया। और ये आपकी रवि फसल और क्रॉप फसल आपने पढ़ लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसे केवल वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन में ही उगाते हैं। यहाँ पर आपका वर्षा ऋतु, रेनी सीजन का एग्जाम्पल क्या है, धान है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। धान की फसल आप बात करें तो देखते हैं ना, खेतों में लबालब पानी भर गया है। धान की फसल उगाने के लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका खेत है उसमें पानी भरा रहना चाहिए। तो याद रखिए वर्षा ऋतु में जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगा तो लोग कहते हैं अब धान की रोपनी शुरू होगा। तो यानी कि याद रखिएगा धान की खेती कब होती है, तो वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करें तो कृषि पद्धतियां ये क्या होती है, कृषि पद्धतियां क्या होती है, तो किसान जो अपनी फसल उगाते हैं उसकी उच्च गुणवत्ता की वजह से और उत्पादन बहुत अच्छा हो, उसके लिए कुछ आपका यहाँ स्टेप वो यूज करते हैं ताकि उनका फसल काफी अच्छा हो और गुणवत्ता भी काफी अच्छी हो। तो एक एक स्टेप को देखते हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पहला स्टेप की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी तैयार करना। देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा ऊपर जाकर गमला में आप लौकी रोपाइए, ठीक है। तो आप भाई ऊपर छत पर गए, ये आपका हुआ गमला, ठीक है। अब आप लौकी रोकेंगे तो मम्मी क्या बोलती है कि मिट्टी को कोड़ने के लिए खुरपी ले लो, खुरपी लेते हैं। सबसे पहले लौकी रोपने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी को जो है, ये मिट्टी है, इसको आप खुरपी से क्या करते हैं, खोदते हैं, ठीक है। इसके बाद खोद देते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, उस
उसमें आप लौकी का बीज डाल देते हैं। लौकी का बीज डाल दिया, इसके बाद आप क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत आप खाद डाल देते हैं। आपने इसमें खाद भी डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं कि इसमें आप 1 मग डालते हैं पानी डाल देंगे और इसको रोक कर चले आए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो इसमें भाई फसल तो आपका उग गया, लौकी उग गया, लेकिन और भी देखेंगे गमला में घास फूस उग गया, ठीक है, घास फूस उग गया। तब इस घास फूस को आप कबार के फेंक देते हैं। इसके बाद देखेंगे लौकी बड़ा हो गया, लौकी फूल मतलब फरने लगा। इसके बाद क्या करते हैं, लौकी की आप काट लेते हैं और लौकी काट के लाते हैं तो नीचे आप डलिया ओड़िया में उसका क्या कर देते हैं, रख देते हैं, भंडारण कर देते हैं। तो यही सेम स्टेप यहाँ पर किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए करता है। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, वो मिट्टी तैयार करेगा। मिट्टी तैयार करने की बात करें तो खेत को ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से सब क्या होता है, जोता जाता है। जोतने से क्या होता है कि वो आपका मिट्टी जो होता है भुरभुरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप उस खेत में बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद आप खाद और उर्वरक देते हैं। इसमें हम खाद और उर्वरक में अंतर देखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, खाद का यूज अब किसान कब करता है, उर्वरक का यूज किसान कब करता है, उर्वरक कैसे बनता है, खाद कैसे बनता है, ये सभी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद खाद और उर्वरक दे देगा तो समय समय पर उसकी सिंचाई करेगा। जैसे ही फसल उग जाएगी तो क्या होगा, खरपतवार से उस फसल की सुरक्षा भी करेगा और इसके साथ साथ फिर लास्ट में फसल की कटाई होगी और फसल कटने के बाद इसका भंडारण कैसे होता है, ये सब चीजों को हम लोग लाइन से देखेंगे और यहीं से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। चलिए एक एक करके हम लोग कृषि पद्धतियों को देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, मिट्टी तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि आप इसका एग्जांपल अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि आपको कोई भी चीज रोपना है, चाहे वो गमला में रोपे, चाहे कहीं भी रोपे, चाहे गार्डन में रोपे, चाहे कहीं भी रोपे। आप सबसे पहले क्या करते हैं, रोपने से पहले आप कोई भी लकड़ी या फिर खुरपी से उस मिट्टी को खोदते हैं। जब आप मिट्टी को ऐसे खोदते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है, मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। अब किसान को फसल उगाना है, बड़े बड़े जगहों पर उगाना रहता है, तो उसके लिए वो कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं, उनका पहला स्टेप होता है। तो समझेंगे, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी को पलटना, पोला बनाना, यानी टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। देखिए मान लेते हैं किसान को इसने जब बड़े जमीन में क्या करता है, गेहूं की फसल रोपना है, ठीक है। अब इसे गेहूं की फसल रोपना है और ये मान लेते हैं खेत जो है ये काफी बहुत क्या होता है, सूख गया है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आप सूख गए खेतों पर जाकर गेहूं छींट देंगे तो गेहूं की फसल हो जाएगी, नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। अब किसान मिट्टी को तैयार कैसे करता है, तो देखिए सब ये जो मिट्टी है ये काफी सूखी हुई है। तो अब इस पर किसान क्या करता है, आपका कुदाल से देखें किसान अपने खेतों को ऐसे कोड़ता है या फिर उस पर ट्रैक्टर चला देता है। जैसे ही ट्रैक्टर चलेगा तो उसके हर द्वारा क्या होता है, ये मिट्टी ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर होते जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखिए बहुत आप खेत घूमने गए तो वहां पर आपको महसूस हो जाता है कि कौन खेत जोता हुआ है और कौन खेत नहीं जोता हुआ है, क्योंकि जो जोता हुआ खेत होता है उसकी मिट्टी कैसी होती है, ढीली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, ठीक है। तो आप जोते हुए खेत को आसानी से पहचान लेंगे कि इस खेत को जोता हुआ है, क्योंकि इसकी मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी हो जाती है। और इसमें जो होता है मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह मिट्टी के खेत को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो लूज सॉइल होता है, यानी कि जो पोली मिट्टी होती है, जो लूज सॉइल होता है, उसमें क्या होता है कि जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है। जो भी आप पौधा रोपेंगे उस पौधे की जड़ें जो होती है भूमि की गहराई तक जाती है और गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से क्या करती है, शोषण कर सकती है। तो यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि हमें जो मिट्टी है उसको लूज क्यों करते हैं, उसको पोला क्यों बनाते हैं, क्योंकि पोला बनाएंगे तो हम इस मिट्टी पर कोई भी फसल हमने रोपा, ठीक है, तो इस फसल की जड़ें जो होती है पोली मिट्टी में आसानी से नीचे चली जाएगी। जैसे ये नीचे जाएगी तो आसानी से क्या कर लेता है, शोषण कर सकती है, ठीक है। तो यही बात याद रखिएगा कि जो लूज सॉइल होता है, जो पोली मिट्टी होती है, पोली मिट्टी में जड़ें क्या होती है, पौधे की जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है और गहराई में धंसी जड़ें सरलता से क्या कर पाती है, शोषण कर सकती है, ठीक है। या चीजें समझ गए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि लूज सॉइल या केचुए और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायता करता है। लूज सॉइल की बात करें, जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें देखेंगे कि वहां पर भुरभुरी मिट्टी को आप खोद के देखेंगे तो उसके नीचे आपको केचुआ देखने को मिलता है या फिर अन्य सूक्ष्मजीव भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये जो लूज सॉइल होता है, जो भुरभुरी मिट्टी होती है, ये क्या करता है, इसकी वृद्धि में सहायता करता है। और केचुआ भी क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, भुरभुरा बनाकर मिट्टी में ह्यूमस देता है। जैसे ही मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त हुआ वहां की फसल अच्छी होगी, इसीलिए इसे हम केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए।
अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। सपोज कीजिए कि ये मान लेते हैं मिट्टी है। अब आपको मालूम है कि मिट्टी में आपको जल भी मिलते हैं, मिट्टी में वायु भी होगा, साथ ही साथ खनिज भी पाए जाते हैं और कुछ सजीव जैसे कि केचुआ और सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि मृत पौधे तथा जंतु भी पाए जाने वाले जीवों द्वारा क्या होते हैं, अपघटित यानी कि डिकम्पोज्ड होते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि सपोज कीजिए एक मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ समझ गए। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई चूहा है, बिल्ली है, मर गया, ठीक है, मर गया, यहाँ पर मर गया। तो जो चूहा और बिल्ली में जो पोषक तत्व थे वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने पर ये पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद आंधी उंधी चला तो इसके ऊपर और मिट्टी जमने लगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इसके पोषक तत्व जो है नीचे आते हैं। ठीक है, अब मान लेते इतना मिट्टी जम गया इसके नीचे। अब हमें इस पर कोई फसल, चाहे फसल रोपनी है, चाहे पेड़ पौधा रोपना है, तो हम क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे, चाहे हम हल द्वारा खोदे, चाहे खुरपी द्वारा खोदे, चाहे कोदाल द्वारा खोदे, हम इस मिट्टी को क्या करेंगे, कोड़ेंगे। तो जैसे ही हम मिट्टी को कोड़ेंगे तो जो नीचे की जो मिट्टी है ये ऊपर आ जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी, नीचे के ऊपर, ऊपर की नीचे। तो जो यहाँ पोषक तत्व थे, जो पोषक तत्व थे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर आ जाएंगे, यहाँ तक आप समझ गए। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा कि देखिए मृत पौधे, जंतु भी पाए जाने वाले जीवों द्वारा क्या होते हैं, डिकम्पोजिट हो जाते हैं और उनमें जो पोषक तत्व होता है वो मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर चले जाते हैं। और फिर ये क्या होता है, यही पौधे द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लेते हैं पोषक तत्व और पौधा में वृद्धि अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायता करती है। अब देखिए जो भी हम फसल रोपते हैं उसके कुछ सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये पूरा मिट्टी है, ठीक है, मान लेते हैं ये पूरा ऐसे मिट्टी है, लेकिन कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायता करती है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सॉइल को टर्न और लूज करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाता है और पौधा इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमें इस जगह पर कोई भी पेड़ पौधा रोपना है, फसल रोपना है, तो हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को जोतेंगे। ठीक है, जोतेंगे, कोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, तो जो भी ये पोषक पदार्थ है ये ऊपर चला जाएगा और यही पौधे की जड़ों द्वारा क्या होता है, आसानी से ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पौधा क्या होता है, अच्छा उगता है। तो यही कह रहा है कि कोई भी फसल उगाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। जैसे ही हम मिट्टी को तैयार करेंगे, उल्टेंगे पलटेंगे, तो पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और वो पौधे द्वारा ले लिए जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, पोली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, तो जो पौधे की जड़ें होती है वो पृथ्वी नीचे गहराई में जाती है और पौधा आसानी से शोषण कर पाता है। तो दो वजह से क्या होता है, दो वजह होता है, इसलिए सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि सॉइल को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। कहते हैं ना कि ट्रैक्टर द्वारा आज खेत को जुताई किया जाएगा, यानी कि हमें क्या करना है, जैसे ही खेत का जुताई होगा तो नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाएगी, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। और जैसे ही खेत की जुताई होगी वहां की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इस प्रोसेस को हम क्या, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। अब देखिए मान लेते हैं हम इस खेत पर, सपोज कीजिए ये खेत है, ठीक है, और बहुत सूख गई है, ठीक है, बहुत सूख गई है, और मान लेते हैं इस पर हमने हल से इसको जोता दिया। जैसे ही हल से ये जोताएगी, यहाँ की मिट्टी जोताएगी, तो बड़े बड़े ऐसे ढेले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े ढेले देखने को मिलते हैं। जो 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 खेत आप जुताते हुए देखेंगे तो वहां पर जैसे ही वो नीचे से हल के द्वारा से जोतेगा तो बड़ा बड़ा ढेला उखड़कर नीचे बाहर आएगा। ठीक है, तो यहीं पर कह रहा है कि बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। समतल करना है कि जो बड़े बड़े ढेले हैं उसको पाटो, यानी कि बराबर करो, लेबल में करो। ऐसा नहीं कि कुछ ढेले बड़े बड़े यहाँ उबड़ खाबड़ हो गए खेत, उबड़ खाबड़ खेत में आप फसल की बुआई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब हम खेत को क्या करेंगे, पाटल यानी कि लेबलिंग करेंगे, खेत को बराबर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहता है, समतल करना आवश्यक है। याद रखिएगा, बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको भाई बराबर करो फोड़ के। ठीक है, इस कार्य को हम क्या कहते हैं, पाटल यानी कि लेबलर कहते हैं। इसे याद रखिएगा, ये लाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि कभी कभी जुताई से पहले पानी देना पड़ता है या फिर खाद भी दी जाती है। देखिए सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कोई खेत है काफी सूख गया, ठीक है, तो आप उसे, जैसे कि मान लेते हैं गमला में कोई मिट्टी है काफी ज्यादा सूख गई, तो आप उसको कितना भी खुरपी से खोदते हैं तो कहते हैं ना कि मिट्टी बहुत कड़ा है, खोदा नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, कुछ टाइम पानी डाल देंगे और 2 दिन बाद आप खोदने जाएंगे तो आसानी से वो मिट्टी खुदाने लगेगा। तो वही कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जुताई से पहले पानी दे देना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है तो नहीं जुता पाता है। तो
कभी कभी पानी देना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है खाद भी दे दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये मिट्टी है, इस पर हमने खाद छीट दिया, ठीक है। अब हम जुताई करेंगे, जुताई करेंगे तो यही मिट्टी के खाद जो होता है ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो जाएंगे। तो कभी कभी खाद भी दे दिया जाता है और कभी कभी पानी भी देने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि कभी कभी बुआई बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। सपोज देखिए आप गमला में कुछ भी रोपने जाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं पानी दे देते हैं, तब आप उसके बीज डालते हैं, कभी कभी होता है। तो ये यहाँ पर कभी कभी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन में कैसे भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इस लाइन को लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जुताई, मिट्टी को तैयार करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहला आपका हल होता है, दूसरा कुदाल होता है, तीसरा कल्टीवेटर होता है। हल की बात करें तो वही आप जो पहले बैलों के पीछे लगाकर चलते थे, हल जो दो बैल होते थे इसके पीछे हल लगाकर आदमी खेत जोतता था, तो उसका भी यूज होता था। दूसरा कुदाल, जिससे हम लोग भोजपुरी भाषा या फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं कुदारी बोलते हैं, जो आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। कुदारी जो होता है कुछ आपका इस तरह से होता है, तो ये इसे हम कुदारी बोलते हैं, जो मिट्टी को ऐसे क्या किया था ऊपर नीचे कर सकते हैं। कल्टीवेटर की बात करें तो कल्टीवेटर क्या होता है कि जो ट्रैक्टर होता है उसके पीछे जो हर लगा रहता है, जो ऐसे ये मान लेते हैं जो इस तरह से बकुला वाला हर रहता है और ये हर आपका ट्रैक्टर से जोड़ा रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कल्टीवेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से भी आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं, मिट्टी को उलट पलट सकते हैं, मिट्टी आपका लूज हो सकता है। तो पहला स्टेप समझ गए कि मिट्टी को लूज करना क्यों आवश्यक है, मिट्टी को उलटना पलटना क्यों आवश्यक है। जैसे ही हम मिट्टी को उल्टे पटेंगे तो जो उस पर मरे गड़े सड़े जीव जंतु होंगे उससे जो प्राप्त ह्यूमस है वो मिट्टी में आ जाएगा और ऊपर जाएगा, जो पौधे द्वारा ले लिए जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी आपकी लूज हो जाती है, जिससे पौधे की जड़ें नीचे जाकर आसानी से शोषण कर सकते हैं। तो इन दो वजहों से हम मिट्टी को सबसे पहले तैयार करते हैं फसल उगाने से पहले। तो आपने यहाँ पर पहला स्टेप समझ लिया। चलिए अब हम इसके दूसरे स्टेप को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम दूसरा कृषि पद्धति देखते हैं। तो दूसरा है आपका बुआई, ठीक है। पहला आपने क्या देखा, मिट्टी को तैयार करना, दूसरा है आपका बुआई। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं आपके पास 1 कट्ठा जमीन है और आपने ऐसे ही बीज लिया और उस पर जमीन पर बो दिया, ठीक है। उसमें से कुछ बीज खराब रहेंगे तो कुछ बीज तो उगेंगे नहीं, कुछ बीज उगेंगे तो आपकी फसल क्या होगी, आधा जमेगी आधा नहीं, और सब कुछ उतना ही लगेगा। जैसे सिंचाई करेंगे तो पूरा खेत में करेंगे, खाद उर्वरक डालेंगे तो पूरा खेत में डालेंगे, यानी फसल हो जाएगा कम और सब कुछ उतना ही लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बुआई करें तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन कर ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के थ्रू से बताया गया है कि बीज को पानी में डालें। क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं वो खोखले हल्के होंगे और वो जल के ऊपर आ जाएंगे और जल में तैरने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो सभी लोग अपने घर में गेहूं होते हैं, जब गेहूं को पानी में डालते हैं तो देखते हैं कुछ खंकड़ी जो रहते हैं वो क्या होता है, कुछ खोखले गेहूं जो होते हैं वो ऊपर पानी में जाते हैं, जिसको क्या कहता है चलनी की मदद से या फिर उसको ऐसे दबा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो कैसे बीज होते हैं, वो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, खोखले होते हैं और खोखले होने के कारण वो ऊपर आ जाते हैं और जल में तैरने लगते हैं। तो इस तरह हमें बीजों को क्या करना है, चयन करना है, स्वस्थ बीजों को लेना है, ठीक है। अब देखिए बुआई करने के लिए आपको एक औजार दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसका नाम क्या है, सीड ड्रिल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने जो भी चीज लिखा है यहीं से आपके 15 दिसंबर के पेपर में साइंस का एक क्वेश्चन आया है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे। यहीं से आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपका सीड ड्रिल औजार है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, बुआई किया जाता है। जो सीड ड्रिल होता है उसमें देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं ये आपका ट्रैक्टर है, इधर आपका सपोज कीजिए कि आपका ट्रैक्टर है, ये इसका हैंडल हो गया, यहाँ पर ट्रैक्टर है, और यहाँ से क्या होता है कि आपका ये सीड ड्रिल लगा होता है, ठीक है। सीड ड्रिल ऐसा लगा होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पर एक आपका जो होता है खोदने के लिए होता है, ठीक है, खोदने वाला होता है, और इसी में एक पीछे ऐसे लगा रहता है, इसको क्या होता है ढकने वाला, ठीक है। कुछ सीड्रिल ऐसे होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप सभी बीजों को इसमें डाल देंगे। इसमें आपकी कीप के आकार का होता है सीड्रिल, इसमें बीजों को डाल दीजिए। बीज जो होता है इसमें आपका जो खोदने वाला होता है उसके थ्रू जमीन में ऐसे खेतों में गड़ते जाएगा, और पीछे से ये जो आपका ढकने वाला आता है वो क्या होता है, मिट्टी को ऐसे ढकते जाएगा, यानी कि बीज ऐसे अंदर जाएगा और वो एक आकर ढक देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपके सीड्रिल देखने को मिलेंगे, जिसका फिगर आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सीड ड्रिल होता है, इसकी सहायता से बुआई की जाती है। अब सीड ड्रिल को ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है पीछे से, जैसे कि देखिए इसको हम अपने उंगली से समझाने की कोशिश करें। देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये है सीड ड्रिल, ठीक है। इसमें से कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह। देखिए ये वाला जो है यहाँ से बीज डालेंगे तो यहाँ से बीज आकर जमीन में गिरते जाएगा, तो बीज जहाँ जमीन में गिरेगा तो वहां पर भाई गड्ढा हो जाएगा, और पीछे से ये आएगा जो उस गड्ढे को ऐसे मिट्टी से ढक देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका सीड ड्रिल होता है।
अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, बीजों से समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। जब आप सीड्रिल से बुआई करेंगे तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक बीजों के बीच में समान दूरी बनी रहती है और गहराई भी होती है, गहराई में बीज जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं। अगर बीज मिट्टी द्वारा नहीं ढकेंगे तो जो आपका चिड़िया वगैरह होती है वो क्या होते हैं, उस बीज को चुन चुन के ले जाएगी। इसीलिए क्या होता है, सीड्रिल की मदद से अगर आप बुआई करते हैं तो दो बीजों के बीच में समान दूरी होती है और बीज आपके गहराई में भी जाते हैं और बीजों के बुआई के बाद उसे मिट्टी से ढक भी दिया जाता है। ठीक है, जब आप सीड्रिल से बुआई करते हैं तो इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पहले के जमाना में लोग क्या होते थे कि एक मुट्ठी बीज ले लेंगे, खेत के पास बढ़ जाएंगे, खुरपी ले लेंगे, थोड़ा सा ऐसे खेत खुरपी से खोदेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर ढकेंगे, फिर खुरपी से खोदेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर ढकेंगे। तो इसमें क्या होता है, पूरा दिन भर का समय लग जाता था, तो समय भी ज्यादा लगेगा और उनको काम भी ज्यादा पड़ जाता था। अब के जमाने में क्या हो गया कि ट्रैक्टर में यही सीड्रिल डालो, सीड्रिल के यहाँ पर आप टोटल बीज डाल दो और ट्रैक्टर चलाओ। इस खोखले से क्या होता है, बीज नीचे जाएगा धरती में, आपके खेत में, और इस वाले से क्या होता है, वो मिट्टी से ढकता जाएगा। ठीक है, तो ये है सीड्रिल। इससे क्या होता है, समय और दूरी भी, समय भी बचता है, श्रम भी बचता है, और क्या होता है, बीजों के भी समान दूरी गहराई बनी रहती है और बीज जो होता है पूरी तरह से ढक भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच में उचित दूरी अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी आप गेहूं के खेत में जाएंगे या फिर धान की खेती देखते हैं, तो आप नीचे बैठकर ध्यान से धान की खेत देखें तो देखेंगे कि सभी जो होता है एक लाइन से ऐसे रोपे हुए हैं। अगर आप इधर से भी देखें तो लगेगा कि सभी धान एक लाइन से रोपे हुए हैं, इधर से भी देखेंगे तो लगेगा कि सभी धान जो होता है एक लाइन से रोपे हुए हैं। और दो धानों के बीच में सपोज कीजिए कि धान का पौधा है, कुछ इस तरह से आपको धान दम बराबर दूरी पर देखने को मिलेगा और दो धानों के बीच में, दो धान के पौधों के बीच में समान दूरी रहेगा। समान दूरी रहने की वजह से जैसे ही इस पर सूर्य का लाइट आएगा तो सभी पौधे पर समान मात्रा में जाएगा। जब आप पानी डालेंगे तो सभी पौधों की जड़ों में बराबर मात्रा में पानी जाएगा। जो पोषक तत्व होते हैं वो सभी पौधों में बराबर मात्रा में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि पौधे को अत्यधिक घने से रोकने के लिए घनापन नहीं चाहिए। मान लेते हैं यहाँ भी पौधा उग गया, ऐसे उग गया, यहाँ ऐसे ऐसे वहां रोप दिए हैं, तो भाई इसमें कुछ भी डालिएगा, जल डालिएगा तो वो सोचेगा हम ले ले, वो सोचेगा हम ले ले। सूर्य का प्रकाश में सोचेगा कि हम ऊपर जाए सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, ये सोचेगा हम जाए ऊपर प्रकाश लेने के लिए। तो इस तरह क्या होता है, पौधे अच्छा नहीं मतलब डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब पौधे के बीच अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों के बीच में उचित दूरी डालिए या फिर अत्यंत उचित दूरी आवश्यक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए तीसरा क्या है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक कब मिलाया जाता है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि पौधे को मिट्टी से मिनरल प्राप्त होता है, जो खनिज प्राप्त होता है, जिससे पौधे अच्छा वृद्धि करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि मान लेते हैं हम जो खेत है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ उगाते रह रहे हैं, खेत को कभी खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो जो मिट्टी, वहां की जो मिट्टी में मिनरल होगा, जो खनिज होगा, वो एक टाइम बाद तो खत्म हो जाएगा, तो फिर पौधा अच्छा से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, कि लोग क्या करते हैं, उसी खेत पर हमेशा खेती किए जा रहे हैं, तो वहां के जो पोषक तत्व है मिट्टी में, उसमें कमी आ जाती है। जब पोषक तत्वों में कमी आ जाती है तो वहां पर आपका खाद और उर्वरक छीटा जाता है। ठीक है, तो देखिए खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यह कह रहा है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, यानी वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक ही खेत पर आप क्या कर रहे हैं, बार बार फसल उगाए जा रहे हैं, तो वहां के जो खनिज, मिट्टी में जो खनिज है वो खत्म हो गया। अब उस खनिज को उस जो फसल आप बोए हैं उसको अच्छा पोषक तत्व देने के लिए हम उसमें खाद और उर्वरक मिलाते हैं। अब हम देखेंगे कि खाद कब मिलाएंगे, उर्वरक कब मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि एक के बाद एक दूसरी फसल उगाते रहना और खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ना, यानी फसलों को लगातार उगाने से पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके 15 दिसंबर वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो उसका क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम उर्वरक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि उर्वरक क्या होता है, यह एक रासायनिक पदार्थ है या फिर कह सकते हैं कि यह एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, उर्वरक क्या है, तो यह एक मानव निर्मित लवण है या फिर आपका यह एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसका उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में। तो याद रखिएगा उर्वरक
फर्स्ट से फर्टिलाइजर और फर्स्ट से फैक्ट्री, याद रखिएगा, फर्स्ट से फर्टिलाइजर और फर्स्ट से फैक्ट्री, यानी कि फर्टिलाइजर उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, तो फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ उर्वरकों को मैंने एग्जाम्पल लिए हैं और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुछ उर्वरक जैसे कि यूरिया हुआ, अमोनियम सल्फेट हुआ, सुपर फॉस्फेट हुआ, पोटास हुआ, एनपीके का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ और पोटेशियम हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उर्वरकों का ज्यादा यूज करने से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। तो याद रखिएगा, जब हम उर्वरक का ज्यादा यूज करेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, और और देखिए कमी आई, और ये क्या होता है, जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया। ज्यादा उर्वरक आप किसी भी खेत में यूज कर रहे हैं तो वो जल प्रदूषण का भी कारण बनेगा और वहां की मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही उर्वरता शक्ति समाप्त होगी तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं, खाद का इस्तेमाल करेंगे। उर्वरक का यूज ना करके उस जगह पर हम जो आपका ये जैविक खाद है उसका यूज करेंगे। अगर आप जैविक खाद का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वहां पर आप क्या करेंगे कि दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना बोए कुछ भी उगाए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आप खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ेंगे तो वहां की उर्वरता शक्ति जो होता है अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब जो मिट्टी में जो मिनरल होता है उससे क्या होता है, पौधे जो मिट्टी में मिनरल होता है वो पौधे मिनरल ले लेते हैं, खनिज ले लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहां के मिनरल खत्म हो जाते हैं, जो आपके खनिज जो खत्म हो जाते हैं, पौधों की जो वृद्धि रुक जाती है। तो उस समय किसान क्या करते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं। लेकिन जब उर्वरक को ज्यादा मात्रा में डालने लगेंगे तो वहां की मिट्टी की उर्वरता शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। जैसे कि कुछ उर्वरक का नाम ये है। ठीक है, अब उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाएगी तो उस जगह पर आपको जैविक खाद देना रहता है। अब देखिए हम जानेंगे कि जैविक खाद क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि खाद एक प्रकार का कार्बनिक, जैविक या प्राकृतिक पदार्थ होता है जो पौधे एवं जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। जैसे कि बात करते जो पौधे की पत्तियां हो गई या फिर जंतुओं के जो गोबर हो गए, लैट्रिन हो गए, उससे क्या होता है, ये खाद बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जो खेतों में बनाई जाती है। देखिए खाद बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ये मान लेते हैं आप खेत में एक गड्ढा खोद दिए। ठीक है, गड्ढा खोद दिए। अब यहाँ पर क्या होते हैं, आप पहले तो गड्ढा खोदेंगे फिर खेत में, और यहाँ पर आप बालू डाल देंगे। ठीक है, बालू डाल दें। अब तीसरा क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, इसमें गोबर डाल देंगे जो आपके जानवरों के अपशिष्ट है, इसमें पेड़ की पत्तियां डाल देंगे, डाल दिए, तीसरा काम कर दिए। अब फिर क्या करेंगे कि इसमें कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कि सूक्ष्म कृमियों को डाल देंगे। ठीक है, ताकि इसको क्या करे, वो डिकम्पोस्ट करते जाए, अपघटित करते जाए। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, घास डाल देंगे या फिर इसे खुले में छोड़ देंगे, और कुछ समय बाद यानी कि 1 मंथ बाद देखेंगे तो ये आपका जैविक खाद बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह आपके कुछ खाद बनाए जाते हैं और ये स्टेप भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब देखिए पोषक कौन सा है, तो जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो यूरिया में ये पोषक पदार्थ है, ये क्या होता है, खाद में इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि खाद के उपयोग से मिट्टी का गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ये लाइन भी एग्जाम में पूछा हुआ कि मिट्टी की गठन यानी कि उसकी बनावट में सुधार होता है खाद की वजह से, और उसके जल अवशोषक क्षमता में क्या होता है, वृद्धि होता है। वहां की जो मिट्टी होती है वो जल अवशोषण अच्छा करेगी अगर आप खाद डालेंगे तो। ठीक है, यहाँ देखिए लिख रहा है कि खाद से मिट्टी का ह्यूमस जो होता है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि खाद का यूज आप ज्यादा करिए यहाँ उर्वरक की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए उर्वरक का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो गेहूं, धान और मक्का की अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसमें आप उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके यहाँ पर जो बोर्ड पर जो आपके ये क्वेश्चन दिखे हैं, ये आपके 15 दिसंबर यही 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, वो चीजें मैंने यहाँ पर बताई है। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है फसल चक्र। अगर आप मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं तो फसल चक्रण का यूज कीजिए कि एक फसल के बाद खेतों में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस महीने ये फसल उगाए, ये फसल कटने के बाद जस्ट उसी खेत में बो दिए, फिर वो फसल कटा, फिर उसके बाद दूसरा फसल बो दिया। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एक फसल उगाए और फिर दूसरी फसल के बीच में क्या करना है,
एक फसल उगाने जो फसल मान लेते अभी गेहूँ का फसल उगाएँ, ठीक है? गेहूँ फसल काटिए तो उसके बाद उस खेत में दूसरा किसी चीज़ का फसल उगा दीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि बार-बार हम उस खेत में गेहूँ की फसल ही उगाते रहें। तो उसको हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना चाहिए, ठीक है? जब इस फसल चक्रण से क्या होता है, तो फसल चक्रण से पोषक तत्व यानी कि जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका न्यूट्रिएंट पोषकता बरकरार रहती है, ठीक है? ये आप समझ गए। अब देखिए उर्वरक की बात करें तो हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। जब आप बिना उगाए खेत को कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, तो वहाँ क्या-क्या होता है कि उस जगह की जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस अपने आप आने लगता है, ठीक है? क्योंकि आपने पढ़ा कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं होता है। जब ह्यूमस नहीं प्रदान होता है तो उस जगह आप खाद का इस्तेमाल करिए। अगर आप खाद का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं तो सॉरी उस खेत को 2-3 महीनों के लिए खुला छोड़ दीजिए, ठीक है? बिना फसल उगाए हुए। तो जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है, तो ये आपका 15 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ से इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी की मृदा की उर्वरता बढ़ाने की संभावना सबसे कम है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रत्येक ऋतु में एकांतर विभिन्न फसलें उगाना, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया फसल चक्रण में कि एक फसल उगाने के बाद हम दूसरा फसल उगाते हैं एकांतर रूप से। तो ये क्या हुआ कि प्रत्येक ऋतु में एकांतर विभिन्न फसलें उगाना, तो इससे मृदा की क्या होता है, उर्वरता तो बढ़ेगी, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि फसलों को बोते समय न्यूनतम दूरी बनाए रखना। देखिए न्यूनतम दूरी बनाए रखने से मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि हम फसलों को न्यूनतम दूरी पर ऐसे दूरी पर हम इसको बोएंगे तो क्या होगा, ये दोनों फसलों के बीच क्या होगा, प्रतिस्पर्धा कम होगी, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना। जब आपका उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल करने से मृदा की उर्वरता शक्ति कम होता है तो हम वहां पर क्या आता है, खाद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चौथा कह रहा है कि 2 फसलों के बीच खेत को बिना बोए छोड़ देना, तो ये भी आपका मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है कि जब हम 2 फसलों के बीच में खेत को बिना बोए छोड़ देंगे तो मिट्टी में जो मिनरल होता है वो पुनः फिर वो क्या होता है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है? यानी कि मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इससे मृदा की उर्वरता बढ़ने की संभावना कम है, ठीक है? तो ये वाला जो आपने अभी पढ़ा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? यही बात है कि देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि बीजों के बीच समान दूरी और गहराई करने से दोनों दोनों बीच दूरी बनाए रखने से ऐसा नहीं है कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता में कुछ सुधार आ रहा है, ठीक है? या फिर मिट्टी को ह्यूमस प्रदान हो रहा है। मिट्टी का ह्यूमस कब प्रदान होगा, जब आप फसल चक्रण का इस्तेमाल करेंगे, जब आप 2 फसलों के बीच में कुछ बिना बोए खेतों को छोड़ देंगे या फिर खाद का इस्तेमाल करेंगे उर्वरक की जगह, ठीक है? तभी आपके मिट्टी की उर्वरता शक्ति यानी कि जो पोषक है, न्यूट्रिएंट है, उस वो भरपूर मात्रा में मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपने समझा। तो चलिए अब हम चौथा को देखते हैं। देखिए अब हम लोग खाद के लाभ को देखेंगे, एडवांटेज ऑफ मैन्योर यानी खाद के लाभ को देखेंगे। खाद से क्या क्या लाभ है, हमने यहाँ पर लिखा है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। जो उर्वरक होता है, अगर आप खेतों में ज्यादा उर्वरक का यूज करें तो वहां की मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या होती है, समाप्त होती है। उसकी जगह पर किसका यूज किया जाता है, तो जैविक खाद का, ठीक है? अब देखिए जैविक खाद के कुछ लाभ है, यहाँ पर हमने लिखा है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होता है। इससे मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरलता से हो जाता है। जो आपकी मिट्टी होती है, जैविक खाद डालेंगे तो मिट्टी जो होता है आपकी भुरभुरी हो जाएगी और समृद्ध हो जाएगी, यानी कि इसके बीच छिद्र पाया जाता है। और इसके साथ ही गैसों का क्या होता है, विनिमय जो होता है यानी गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर कह रहे हैं इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु जैसे किसानों को, केंचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है, मित्र जीवाणु होता है, तो उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है अगर आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उस खेत में, तो ठीक है? यहाँ पर कह रहा है कि मिट्टी की गठन सुधर जाता है, यानी कि जो मिट्टी की बनावट है उसका जो गठन है उसमें भी सुधार आता है अगर आप खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जल धारण क्षमता ठीक हो जाती है, गैसों का विनिमय होता है, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है और मिट्टी की गठन यानी कि उसकी बनावट में सुधार होता है, ठीक है? तो ये रही आपके खाद के कुछ लाभ। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सिंचाई। देखिए सिंचाई क्या होता है, तो पौधों में नियमित अंतराल पर पानी डालना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, साथ ही साथ खनिजों और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। देखिए अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पर एक पौधा रोपा है, ठीक है, और ये इसका जड़ हुआ,
और आप इसमें क्या दे रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो मिट्टी में तो पहले से खनिज उपस्थित है और आप इसमें उर्वरक भी डाले हैं, तो जो ये पानी है इसमें क्या होता है, उर्वरक और खनिज दोनों पानी में मिक्स हो जाता है और पौधों की जड़ों द्वारा क्या होता है, इस पानी को खींच लिया जाता है और ये पानी आपके पौधे के सभी भागों में चला जाता है। जिस पानी में आपका क्या रहेगा, जिस पानी में आपके खनिज भी रहेंगे, इसके साथ साथ उर्वरक भी रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जल क्यों आवश्यक है, तो पौधों को जल आवश्यक है क्योंकि यह क्या होता है, बीजों का अंकुरन जो होता है शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। तो इस लाइन को याद रखिएगा कि बीजों का अंकुरन कभी भी शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें पानी होना जरूरी है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जल में घुले पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये जल में घुले जो भी पोषक है ये पौधे की जड़ों द्वारा खींचा जाता है और पौधे के प्रत्येक भागों में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए उसमें सिंचाई करना, पानी डालना आवश्यक है। यहाँ पर लिखा है कि फसल को पाले एवं गर्म हवाओं से रक्षा करता है। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं समय समय पर तो यह पाला, जैसे कि कहते हैं ना कि फसल को पाला मार दिया है तो इस बार अच्छी फसल नहीं हुई है, तो वही बात करते हैं कि फसल को पाले एवं गर्म हवाओं से भी क्या करता है, यह रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ देखिए सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं से ऋतु में क्या होता है, भिन्न होता है। अब मान लेते हैं बरसात का मौसम है और आप सिंचाई करने चले जाएंगे, तो इसका तो कोई बात है नहीं कि बारिश के तो ऊपर से बारिश पड़ रहा है, मतलब बरसात का मौसम है, बरसात का ऋतु है और उसमें आप सिंचाई करने जा रहे हैं, तो वहां पर सिंचाई क्या होता है, कम होता है। बरसात के मौसम में सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर आप सिंचाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक वो बारिश पड़ रहा है। यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी भी देख लिया था किस मिट्टी को ज्यादा पानी चाहिए, किस मिट्टी को कम पानी चाहिए। फसलों की बात करें तो यहाँ पर धान की फसल में ज्यादा पानी चाहिए, गेहूं की फसल में कम पानी चाहिए। तो उसके अनुसार क्या होता है कि सिंचाई का समय और बारंबारता जो होता है ये आपके फसल, मिट्टी और ऋतुओं में क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है, इसके अपेक्षाकृत क्या होता है, पानी डालने की बारंबारता ज्यादा हो जाती है, यानी कि गर्मी के दिनों में फसलों में सिंचाई ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये याद रखिएगा सिंचाई क्या करता है, तो यह पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। साथ ही साथ बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जो फसलों को आप मिनरल डाल रहे हैं, पोषक तत्व जैसे उर्वरक डाल रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, जल में घुलेंगे और यही जल जड़ द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लेता है। तो इसीलिए सिंचाई जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियां आ गई हैं। पहला क्या होता है, छिड़काव तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए छिड़काव तंत्र यानी कि आपको दिख रहा है कि छिड़कने की बात किया गया है। तो सपोज कीजिए कि ये आपका खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है, इसमें मान लेते हैं यहाँ भी पौधे रोपे हैं, यहाँ भी पौधे रोपे हैं, ऐसे सब जगह मान लेते हैं पौधे रोपे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कहीं एक जगह ऐसे छिड़काव तंत्र, यहाँ से ऐसे फुहारा की तरह पानी गिरता है। कभी पेड़ इधर भी मान लेते हैं, यहाँ भी फुहारा की तरह गिरा है, यहाँ भी फुहारा की तरह गिरा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फुहारा की तरह जो था पानी दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो छिड़काव तंत्र होता है, इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जैसे कि लॉन और कॉफी की खेती में हम इस विधि का उपयोग करते हैं, जो आपका छिड़काव तंत्र है। छिड़काव तंत्र जैसे कि आप इसका कहाँ देख सकते हैं, पार्क वगैरह में देख सकते हैं, जो आपको ऐसे फुहारों की तरह ऐसे बनाया रहता है और यहाँ से पानी ऐसे गिरता रहता है। तो यही चीजें आपके खेतों में लगाई जाती है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया था, तो असमतल भूमि के लिए किया था छिड़काव तंत्र का। अब देखिए दूसरा क्या होता है, ड्रिप तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फलदार पौधों, बगीचे और वृक्षों को पानी देने में हम ड्रिप सिस्टम का उपयोग करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि लाइन से ऐसे आपका पौधा रोपा हुआ है, ठीक है, कुछ पौधे यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, और सपोज कीजिए कुछ यहाँ, और यहाँ से ये ड्रिप सिस्टम चालू हो गया है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये पाइप ऐसे लगाया है, तो इसके जड़ में ही जाकर ये पानी गिरेगा, इसके जड़ में। तो ये क्या होता है, इस तरह से पानी गिरता है, यानी कि पौधे की सीधे जड़ में जाकर पानी गिरता है और इसमें पानी बहुत कम लगता है। ठीक है, इसमें पानी बर्बाद नहीं होता है। और इसमें देखिए पानी बर्बाद होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ मान लेते हैं फसल नहीं, तो यहाँ पर पानी गिरे जा रहा है, इधर फसल है तो इधर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या होता है, ये है छिड़काव तंत्र, ये है आपका ड्रिप सिस्टम। तो सबसे अच्छा सिस्टम कौन माना जाता है, तो वो आपका ड्रिप सिस्टम माना जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अच्छा सिंचाई का तरीका कौन है, तो आपका ड्रिप सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि इसमें सीधे जो पानी है वो पौधे की जड़ों में जाकर गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, खरपतवार से सुरक्षा। अब देखिए खरपतवार क्या होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ आ जाते हैं। इन अवांछित पौधे को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई गमला में एक पौधा रोपा है, सपोज कीजिए कि एक गमला में आपने यहाँ पर पौधा रोपा है, तो आप क्या देखेंगे कुछ समय बाद कि इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे पौधे उग जाते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए, अब मान लेते हैं ये जो अवांछित पौधे उगे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं इस पौधे को आप जल डालते हैं, तो जैसे ही जल डालेंगे तो ये खरपतवार भी उस जल को लेंगे, ठीक है। आप इस पौधे में पोषक तत्व डालते हैं, तो ये खरपतवार भी उस पोषक तत्वों को लेंगे। सूर्य की प्रकाश की बात करें तो ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य प्रकाश का जैसे ही सूर्य प्रकाश होगा, इसके इस प्रकाश को लेने के लिए भी ये आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, ठीक है। तो इस पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, खरपतवार को नोचकर फेंक दिया जाता है, क्योंकि ये जो आपकी फसल है, जो मुख्य पौधा है, उसको क्या करता है, उसको वृद्धि में हानि पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा है खरपतवार हटाने को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया था, खरपतवार हटाने को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। अब निराई क्यों जरूरी है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो जल, पोषक, फिर जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये जगह भी घेरते हैं, धीरे धीरे तो ये भी बढ़ेंगे ना, तो ये क्या करते हैं, ये बढ़ उड़ के जगह घेरते हैं और इस पौधे को फैलाव में क्या होता है, दिक्कत आने लगता है। तो इस पौधे की वृद्धि पर भी ये क्या करते हैं, वृद्धि में भी हानि कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है कि फसल उगाने से पहले खेत को जोतने पर खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर खेत है और इसमें पहले से ही घास फूस ऐसे उगे हुए, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आप ले जाकर इसमें बीज डाल देंगे और फसल उगा देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस खेत को जोत दें, जुताई कर दें। जुताई करेंगे तो ऊपर का मिट्टी नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। और जो खरपतवार है ये क्या होता है, ये सूख कर उसी खेत में गिर जाएंगे, ठीक है, सूख कर मरकर उसी मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है, कि उनमें पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। देखिए, किसमें पुष्पन और बीज बनने की बात कर रहा है, तो जो ये मान लेते हैं, जो ये खरपतवार है, ठीक है, ये जो खरपतवार है, ये यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो आपका खरपतवार है, तो ये खरपतवार में बीज बनने से पहले ही हम इस खरपतवार को हटा देना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं बीज बना, तो जाहिर सी बात है बीज फूटेगा, तो उसका जो बीज है फिर नीचे जमीन पर गिरेगा, फिर से वो खरपतवार जमेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि खरपतवार कब हटा लिया जाएगा, जब खरपतवार में पुष्पन और बीज बनने से पहले ही उसे हम उखाड़ कर फेंक देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रसायनों का उपयोग में भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। रासायनिक यानी केमिकल का यूज करके भी हम खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी यानी कि वेडिसाइड कहते हैं। अब देखिए कुछ वेडिसाइड का नाम यहाँ पर दिए गए हैं, 2,4-D आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2,4-D, तो इसका इस्तेमाल करके भी किया जाता है। इसमें क्या कहता है, इसमें इसकी मात्रा के अनुसार जल मिलाकर क्या कहते हैं, फुहारा कर दिया था, जिससे खरपतवार मर जाते हैं, लेकिन फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। जब फसल पक जाता है तो जब देखिए फसल की बुआई से लेकर आपका फसल पकने तक का महीना, 3-4 महीना में फसल आपका पक जाता है। तो 3-4 महीने बाद पके हुए फसल की कटाई की जाती है। कटाई किसे किया जाता है, श्रृंखल तथा हार्वेस्टर से। श्रृंखल यानी कि हसुआ से भी फसल को ऐसे काटा जाता है। फसल को कटाई या तो फसल को उखाड़ दीजिए या फिर नीचे जड़ से उसको काट दीजिए, ठीक है। तो उसका किससे, हसुआ से भी काटा जाता है, श्रृंखल से या फिर हार्वेस्टर से। अब देखिए थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा। थ्रेसिंग क्या है, जब आपने फसल काट लिया तो फसल को भूसों से अलग करने और बीज और भूसा को से अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हार्वेस्टिंग सीजन की। तो देखिए फसल कटाई, जैसे मान लेते हैं किसान ने फसल बोया, फिर उसको काटा, काटने के टाइम देखते हैं फसल अच्छा होता है, पकने के बाद काटा जाता है, तो बहुत जगह इसे खुशी के साथ मनाया जाता है। तो बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो फसल कटाई पर मनाए जाते हैं, जैसे कि देखिए पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नव्या और बिहू। इसके ये सब इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि ये पूछता है कि फसल कटाई जो ये फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल आपके फसल कटाई पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पोंगल भी फसल कटाई के अथी में मनाया जाता है, और बैसाखी, होली, दिवाली, नव्या और बिहू, ये सभी फेस्टिवल आपके जब फसल की कटाई होती है तब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर स्टोरेज की बात करते हैं, जैसे ही फसल पक गया, उसकी कटाई होगी, तो भाई उसका भंडारण होगा। तो भंडारण की आप कह रहे हैं कि भंडारण से पहले उसे सुखाया जाता है, क्योंकि इसमें नमी होती है। देखिए मान लेते हैं आप चावल कुटवाते हैं, तो देखते हैं कि चावल गर्म रहता है, ठीक है। उस समय जब कुटाकर मशीन से निकलता है तो गर्म रहता है। अब गर्म ही सही थे, आप अगर ड्राम में डाल देते हैं तो चावल आपका कुछ समय बाद खराब होने लगता है। तो उस समय क्या कहता है कि अगर आप कोई भी फसल आप काट कर घर ला रहे हैं, तो उसको पहले सुखाया जाता है। जैसे तिलहन है तो तिलहन को सुखाइए, गेहूं है तो गेहूं को सुखाइए, ड्राम में रखने से पहले, यानी भंडारण करने से पहले उस चीज को सुखाया जाता है, ताकि उसमें से नमी क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है। जैसे कि आप घर पर कोई भी चीज बनाते हैं, सपोज कीजिए आप अभी ठंडी के मौसम में चूरा भूंज रहे हैं, ठीक है।
तो उस चूरे को, गरम चूरा को अगर यदि आप बोतल में रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या होता है, पानी छोड़ देगा, खराब हो जाएगा। तो पहले क्या आता है, जैसे ही आप चूरा भूंजे कुछ टाइम से छोड़ दीजिए, ताकि वो क्या होता है उसमें से नमी सब निकल जाए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भंडारण से पहले कोई भी फसल को सुखाया जाता है तब ताकि जिससे उसे नमी निकल जाए, तब उसका भंडारण होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। जैसे कि मान लेते हैं आप कोई भी फसलों का भंडारण कर रहे हो तो उसमें नीम की पत्ती डाल दीजिए, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे। जैसे कि एक और चीजें हैं, आटा की बात करें तो अगर आप उसमें तेजपाता डाल देते हैं तो आटों में आपके कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, तो उस तरह से भी आप आटा का भी अपने ड्राम में रखकर भंडारण कर सकते हैं। एक नेक्स्ट अंतिम में आपको ये दिया गया था कि फिश इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जो मछली होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिश में हमें क्या होता है, कॉड लिवर तेल मिलाया जाता है, जिसमें क्या होता है, कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन डी आपका मछली में भी पाया जाता है, जिसमें कॉड लिवर तेल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये चैप्टर जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन समाप्त हो रहा है। और नेक्स्ट डे हम लोग सीटेट में 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी सीरीज है, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी टीआरई 4 के थ्रू में स्पेशल है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर को पढ़ेंगे दोबारा से तो आपको कोई भी चीज इसमें छूटी हुई नजर नहीं आएगी। तो ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा गया है, लेकिन आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।